सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू आवर चैनल। सो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप सबकी पढ़ाई इस समय बिल्कुल जोर शोर पे होगी, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। स्पेसिफिकली ये बात कर रही हूँ मैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 वाले एस्पिरेंट्स के साथ। सो आप जानते हैं कि हम लोग एक करंट की सीरीज़ इस समय रन कर रहे हैं और इससे पहले हम लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक्स को कवर करा है जो पूरे एक साल के लिए आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आज हम लोग नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ अबाउट इंडियन इकोनॉमी। ये इकोनॉमी जो बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, टॉपिक समझ नहीं आता, उसको कैसे करंट के साथ इंटीग्रेट करें वो समझ नहीं आता। कई बार एग्जामिनेशन में यूपीएससी कुछ भी टॉपिक पूछ लेता है, ऐसा लगता है। तो आज हम लोग इस सोल्यूशन के साथ आए हैं कि आपके 2025 के एग्जामिनेशन के लिए 2025 के लिए हम लोग इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। लेकिन हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे ही हम लोग आपको कोई भी आपके लिए वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और हमें कमेंट्स में प्लीज़ बताइए कि आपको क्या लग रहा है हमारी वीडियोस देखकर, आपको और कौन से टॉपिक्स हैं जो चाहते हैं हम आपके लिए लेकर आएँ, सो उसके बारे में बताइए, ठीक है। अच्छा, आज के जो टॉपिक्स हैं वो 2025 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और अगर कोई और एस्पिरेंट्स भी हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, हो सकता है मई 2025 के बाद देखें, तो ये टॉपिक्स कंटिन्यूटी में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इनको स्किप मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा। तो चले शुरू करें फिर आज की क्लास। चलो, तो इंडियन इकोनॉमिक्स देखने वाले हैं प्रीलिम्स 2025 के लिए, ठीक है ना। तो चलिए आज का अपना सबसे पहला टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं और वो है हमारा ग्रीन डिपॉजिट्स। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ग्रीन समथिंग विच इज रिलेटेड विद द एनवायरनमेंट, और डिपॉजिट मतलब कहीं पर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, रेगुलरली डिपॉजिट कर रहे हैं। तो क्या है, जरा इसकी एक बार डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए क्या कहना चाहते हैं हम लोग यहाँ पे, ग्रीन डिपॉजिट्स ग्रीन डिपॉजिट्स हमारे कुछ इस तरीके के फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, है ना, एफडीज की तरह होते हैं, जिनमें फंड्स को स्पेसिफिकली रखा जाता है ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए। किसी भी तरीके के ग्रीन प्रोजेक्ट्स, एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए ये ग्रीन डिपॉजिट्स को यहाँ पर रखा जाता है। जैसे रेन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, या फिर इको फ्रेंडली बिजनेसेस, इन्वेस्टर्स के सपोर्ट के लिए। अगर कोई भी इन्वेस्टर्स है जो चाहते हैं कि वो ग्रीन एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस करें, वो ग्रीन डिपॉजिट्स में अपना पैसा डालें, इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करें, इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स में सपोर्ट करें, वो सभी लोग ग्रीन डिपॉजिट्स के अंदर अपने फंड्स को जोड़ते हैं। अब देखिए, फिक्स डिपॉजिट, इसका मतलब हमें एक बात समझ में आती है कि यहाँ पर हमें इंटरेस्ट ज़रूर मिलता होगा। जैसे एफडीज में बैंक्स जो हैं वो इंटरेस्ट देती हैं, उसी तरीके से यहाँ पर ग्रीन डिपॉजिट्स के अंदर भी इंटरेस्ट जो है वो दिया जाता है, दैट इज दे आर इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट्स। ओके, तो ये बात आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो ये हमने सबसे पहले डेफिनेशन देख ली, आगे देखते हैं। यहाँ पे जो भी कैपिटल रेज किया जाता है वो रेज किया जाता है ग्रीन प्रोजेक्ट्स जैसे सोलर, विंड, बायोमास, हाइड्रो पावर, एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। अब ये जो ग्रीन डिपॉजिट्स हैं वो ग्रीन बिल्डिंग्स को भी सपोर्ट करते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कोस्टल और मरीन एनवायरनमेंट्स, हमारे ऐसे इलाके जो कोस्टल रीजन्स में हैं, मरीन बेल्ट्स हैं, और वहाँ पर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर किसी तरीके की फंड्स की रिक्वायरमेंट है उसमें भी इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है। या फिर सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग, बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल मीन्स, इसमें कोई पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करा जा रहा है, ठीक है। अब इस ग्रीन डिपॉजिट के साथ ही इंटीग्रेट करा है गवर्नमेंट ने एक सिस्टम, इकोसिस्टम, जिसे कहते हैं ग्रीन फिनेंस इकोसिस्टम। तो क्या है, एक बार देखते हैं। गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस करा एक फ्रेमवर्क, जिस फ्रेमवर्क के अंदर जो भी लोग ग्रीन डिपॉजिट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो ग्रीन फिनेंस इकोसिस्टम का पार्ट बन जाएंगे। क्या है ये? एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम, इट इज अ फाइनेंशियल सिस्टम दैट सपोर्ट्स एंड अनेबल्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, वो सपोर्ट भी कर रहा है इन्वेस्टमेंट। मैं चाहती हूँ कि मैं सोलर एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करूँ, तो मेरे पास देखिए दो ऑप्शन है ना, या तो मैं सोलर एनर्जी के कोई स्टॉक्स खरीद लूँ और वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट कर लूँ, या फिर मैं ग्रीन डिपॉजिट के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। सो सपोर्ट्स एंड अनेबल्स दी इन्वेस्टमेंट इन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे देयर आर रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, जैसे ग्रीन बॉन्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, then green loans, green insurances and green
फंड्स, एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए ये अलग अलग तरीके के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। सो ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम क्रिएट करता है एक फाइनेंशियल सिस्टम जो हमें सपोर्ट करेगा टू गो टूवर्ड्स, किसकी तरफ बढ़ने के लिए, लो कार्बन, कम से कम अगर कार्बन एमिशन होगा तो क्या होगा उसका नतीजा, इन्वायरमेंट और बेटर होगा। आप देख रहे हैं ना आजकल कितनी गर्मी बढ़ चुकी है, मतलब अभी मार्च का मंथ चल रहा है और आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। सो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए ज़रूरी है भैया कि कार्बन का एमिशन कम होना चाहिए, तो लो कार्बन एमिशन होगा, रिसोर्स एफिशिएंट और सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ हमें ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम लेकर जा सकता है। तो ज़रूर इन पॉइंटर्स को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और हाइलाइट्स देखें, दिस इकोसिस्टम इज गोइंग टू ऑगमेंट द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू ग्रीन एक्टिविटीज। तो ग्रीन एक्टिविटीज की तरफ पैसा लोगों ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स ऑल्सो। साथ ही साथ डिपॉजिटर को ऐसा लगेगा भैया मेरा भी पैसा सेफ हो रहा है और उस पर मुझे इंटरेस्ट भी मिल रहा है। एंड एड्रेसिंग द ग्रीन वॉशिंग कंसर्न्स, इस टर्म को जरूर ध्यान रखिए। व्हाट इज ग्रीन वॉशिंग, अक्सर सुना होगा लोगों ने नाम, दैट इज व्हाइट वॉशिंग। नाउ व्हाट इज ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग ऐसी कंपनीज जो कहती तो है कि हम इन्वायरमेंटल सेफ्टी को ध्यान रखते हैं, इन्वायरमेंट मेजर्स को ध्यान रखते हैं, हम लोग इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, बट एक्चुअली में लोगों को सिर्फ भ्रमित कर रही हैं, उसे बोलते हैं हम लोग ग्रीन वॉशिंग। ओके, तो ग्रीन वॉशिंग का मतलब है कि जो कहा जा रहा है इन्वायरमेंट के नाम पर उसे करा नहीं जा रहा है, दैट इज ग्रीन वॉशिंग। तो ये इकोसिस्टम ग्रीन वॉशिंग के कंसर्न्स को भी मीट आउट करेगा, साथ ही साथ प्रमोट करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेगा हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। सो इसको भी ध्यान रखिएगा। इंडिया के बात में बात करें, इंडिया अभी और क्या काम कर रहा है। अभी इंडिया ने कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ने की बात कर दी है, दैट बाय 2017 हम लोगों ने एक डील साइन करी है, दैट इज द ग्रीन डील, कि हम लोग बाय 2070 कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ने की बात कर चुके हैं। आप जानते हैं भूटान है हमारा पड़ोसी देश, वो बोलता है कि वी आर गोइंग टू बिल्ड अप अ कार्बन न्यूट्रल कंट्री। तो हम भी अब 2070, हमारे लिए अभी थोड़ा दूर है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा हमको वहाँ पहुँचने में, बट हाँ ये ध्यान रखनी है आपको बात। तो ग्रीन डील को क्लासीफाई करा गया है ग्रीन फाइनेंस में, जिसमें एक्सेलरेट करा जाएगा डीकार्बनाइजेशन को। एम्फेसिस होगा कि कैपिटल, पैसा जो है वो फ्लो कर सके कहाँ से, हम अब आम जनता, प्राइवेट तो दे ही सकता है, साथ ही साथ नेशनल गवर्नमेंट, प्राइवेट एंटिटीज, ये भी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अपना मेजर इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके बाद ग्रीन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट, मतलब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, सो ये जरूर ध्यान रखना है आपको। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। ये यूनाइटेड नेशंस कॉप के अंदर भी इसके बारे में बात करी गई है। रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें ये भी चीज़ है कि वो फॉरेन कैपिटल को भी इनकरेज करेंगे कि वो भी इन्वेस्टमेंट करें। रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर लोगों का रुझान लेकर आया जाएगा, उसको इनकरेज करने के लिए, और इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दी नेशनली डिटरमाइंड, इंडियाज नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, ठीक है। सो इसी के साथ आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आप यूपीएससी 2026-27 के एस्पिरेंट है और आप यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस, उत्तराखंड स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए हम लोग एक अनाउंसमेंट लेकर आए हैं। हमारा एक बैच शुरू होने वाला है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, जो न्यू बैचेस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आप इसमें एनरोलमेंट करते हैं अभी 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच में, तो आपको यहाँ पर हमारे यहाँ से नवरात्रि ऑफर भी मिलेगा, जिसमें 20% ऑफ आपको हमारी फीस के अंदर डिस्काउंट भी मिलेगा। ये बैच आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखिए ये आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं और चाहे तो ऑनलाइन हमारी लाइव क्लासेस रहती है, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स जो है वो आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलता है टिल योर फाइनल सिलेक्शन। आपका पूरा कोर्स कंप्लीशन के साथ मल्टीपल रिविजन्स भी होंगे और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्वालिटी एंड अफोर्डेबल कोर्स आपके लिए ये प्रोवाइड करवाया जाएगा। रेगुलर असेसमेंट्स रहते हैं आपके, हर एक टॉपिक्स के साथ आपको सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट जो है वो करवाए जाते हैं। रेगुलर असेसमेंट्स होते हैं आपके मेंटर्स के साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट यू विल गेट अ पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम। सो बाकी डिटेल्स के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा, वहां से आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एस्पिरेंट हैं तो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच में यू विल गेट द 20% ऑफ। डू एनरोल फॉर दिस कोर्स इफ यू आर द एस्पायरिंग एस्पिरेंट्स फॉर द अपकमिंग ईयर्स। चलिए नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है आज का इकोनॉमिक्स में, दैट इज सेस
एंड सरचार्ज। तो नाम तो सुना होगा, है ना, ऐसा तो नहीं होगा कि आप लोग नहीं जानते होंगे, नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन आज थोड़ा सा स्पेसिफिकली इसको पढ़ेंगे कि सेस क्या होता है और सरचार्ज क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर अभी जो हमारी 16th फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन हैं अरविंद पनगरिया, उनके हिसाब से उन्होंने ये बात बोली है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो रिलायंस है, ओवर डिपेंडेंस है सेस और सरचार्ज के ऊपर, वो चीज कहीं ना कहीं स्टेट्स को अफेक्ट कर रही है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्योंकि डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं थोड़ा सेस और सरचार्ज के रिस्पेक्ट में, तो वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेशनशिप्स को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है, इश्यूज को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट बना रही है। बट बहरहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये कि सेस और सरचार्ज होता क्या है। तो सबसे पहले आप समझिए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं सेस क्या होता है। अगर डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग इसे पढ़ें तो आप देखेंगे सेस क्या है, एक टैक्स है, ठीक है। ये टैक्स लगाया जाता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है, जैसे एजुकेशन में, हेल्थ में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए। इस चीज के लिए पर्टिकुलर एक अमाउंट का सेस जो है वो लगाया जाता है, वो 1%, 2%, 2.5% हो सकता है। सेस यूजुअली लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए लगाया जाता है और साथ ही साथ किसी स्पेसिफिक पर्पस को फुलफिल करने के लिए लगाया जाता है। तो क्या ध्यान रखेंगे, एक टैक्स जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जा रहा है, साथ ही साथ ऐसी एक्टिविटीज में एजुकेशन, हेल्थ या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लिमिटेड पीरियड के लिए लगाया जाता है और साथ में किसी स्पेसिफिक पर्पस को फुलफिल करने के लिए लगाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि इसकी शेयरिंग स्टेट्स के साथ नहीं होती है, इसीलिए स्टेट परेशान है ना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि भैया हम सेस ले रहे हैं, हम कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उस सेस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। तो यहाँ पे अनलाइक द रेगुलर टैक्सेस अंडर द डिविजिबल पूल अरेंजमेंट, सेस कलेक्शंस आर नॉट शेयर्ड, उसको शेयरिंग नहीं करी जाती है स्टेट्स के साथ। पूरा का पूरा सेस का पैसा केंद्र की सरकार अपने पास रखती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर इसके बारे में मेंशन करा गया है, भाई वो आर्टिकल है 217 सेंटर स्टेट रिलेशंस के अंदर। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 270 के अंदर ये बात मेंशन है कि यहाँ पे जो सेस है वो डिविजिबल पूल के परव्यू से बाहर आता है। इसका मतलब सेंटर जो भी सेस कलेक्ट कर रही है उसको स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने वाली है। तो ये तो हमने सेस के बारे में जान लिया। हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस इंपोज किया जाता है। सरचार्ज क्या होता है? अब सरचार्ज भी एक एडिशनल चार्ज है या फिर हम बोले कि टैक्स है जो लगाया जाता है किसी भी एग्जिस्टिंग टैक्स के ऊपर, ठीक है ना। सेस क्या है? अगेन टैक्स है जो गवर्नमेंट इंपोज करती है स्पेसिफिक पर्पस के लिए। यहां पर सरचार्ज भी टैक्स है लेकिन किसी एग्जिस्टिंग टैक्स के ऊपर, जैसे 10%, 5% सरचार्ज लगाया जाता है। यूजुअली इंपोज किया जाता है इंडिविजुअल्स के ऊपर या फिर किसी एंटिटी के ऊपर जो हायर इनकम या फिर ज़्यादा अर्न कर रहे हैं उनके ऊपर इस चीज़ को हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पे सरचार्ज लगाया जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन टूल है। सरचार्ज कहा जाता है कि ये एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन टूल है क्योंकि सरचार्ज उन्हीं लोगों से लिया जाता है जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं या फिर जो हाई वैल्यू इनकम जो जनरेट कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर ये सेस जो है वो इम्पोज किया जाता है। लेकिन अगेन इसकी शेयरिंग स्टेट्स के साथ नहीं होती है, ठीक है ना। तो रेवेन्यू फ्रॉम द सरचार्ज इज इंटायरली रिटेन्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो सरचार्ज इनकम टैक्स पे लगाया जाता है फॉर इंडिविजुअल्स जो 50 लाख से ऊपर कमाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर हम लोग देखें तो कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 271। सेस आता है 270 में, दिस इज 271। ओके, तो दिस इज द सेकेंड टॉपिक वी कवर्ड। तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो तीसरा टॉपिक हमारा आज का जो है वो है जीडीपी ग्रोथ के ऊपर। तो हम लोग जानते हैं कि इस समय पूरे विश्व के अंदर अगर हम लोग नेशंस की इकोनॉमी को देखें, देयर इज अ स्लम्प, बट इंडिया इज रिमार्केबली डूइंग वेरी वेल इन द लास्ट ईयर ऑल्सो। 2024 में वर्ल्ड ओवर इन्फ्लेशन होने के बावजूद भी इंडिया का ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री इमार्केबल रहा है, ठीक है ना। मतलब बहुत ही अच्छा ट्रेजेक्ट्री हमें देखने को मिला है। स्टिल स्लो रहा है बट स्टिल ग्रोथ अच्छी रही है। बट कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जिसमें जीडीपी का ग्रोथ रेट बहुत स्लगिश रहा है। तो जीडीपी ग्रोथ रेट स्लम्स टू नियर 2 ईयर लो 5.4% लास्ट ईयर जुलाई से सितंबर के बीच में। आपसे पूछा जा सकता है, कई बार पूछ लेते ना, पिछले 5 साल में जीडीपी ग्रोथ रेट कैसा रहा है? वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज ही हुआ है। पिछले डेकेड के अंदर जीडीपी ग्रोथ रेट कैसा रहा है? वो प्रोग्रेसिवली डिक्रीज ही हुआ है। तो उसके हिसाब से ध्यान रखना। तो इंडिया का जो रियल
रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वहां पर हमारे को स्लंप देखने को मिला है इन द लास्ट जुलाई टू सितंबर। स्लगिश ग्रोथ देखने को मिली है, पर्टिकुलरली दो सेक्टर्स अभी क्या ध्यान रखोगे, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग एंड क्वेरिंग, ठीक है ना, ये दो सेक्टर्स के अंदर हमें पर्टिकुलरली ध्यान रखना है यहाँ पे। ओके, तो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग जो अकाउंट करता है कुछ 17% ग्रॉस वैल्यू एडेड, आप जानते होंगे ना, आपने इकोनॉमिक्स के अंदर इसके बारे में पढ़ा भी होगा, ग्रॉस वैल्यू एडिशन एडेड के बारे में, जीवीए के बारे में। तो मैन्युफैक्चरिंग हमारे जीवीए के अंदर 17% का कंट्रीब्यूशन करता है, विच ग्रू बाय 2.2% जुलाई टू सितंबर 2024 में, एज अगेंस्ट 7% अप्रैल टू जून 2024। तो अप्रैल टू जून के बीच में 7% का हमें ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन जुलाई सितंबर के बीच में ये ग्रोथ बहुत स्लो हो गया। और अगर उससे एक साल पहले 2023 की बात करें तो वहां ग्रोथ बहुत अच्छा देखने को मिल रहा था, 14.3%। तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग में समान पिछले साल ग्रोथ बहुत कम रही है। तो अभी देखेंगे माइनिंग और क्वेरिंग वाली। तो माइनिंग और क्वेरिंग जो है वो शार्पली हिट हुआ है, क्योंकि रेनफॉल की वजह से भैया माइनिंग और क्वेरिंग दोनों ही इंपैक्ट हो जाती हैं। तो 0.1% हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है जुलाई से सितंबर के बीच में, कंपेयर्ड विद 7.2% जो अप्रैल से जून के बीच में था। और अगर 2023 में चले जाएं तो वहां पे 11.1% की हमें ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखने को मिली थी, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि दो सेक्टर्स हैं पर्टिकुलरली, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, जिसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ स्लम्प हमें देखने को मिला है इन द लास्ट ईयर 2024। ओके, तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स के अंदर ना ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंटर्स होते हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा माइन्यूट है, अगर आपने इनके ऊपर फोकस नहीं करा तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपको इतना ज़्यादा घुमाएंगे कि परेशान कर देंगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए एज अ सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट की ना स्ट्रैटेजी भी अलग होती है। एक तो हम बोलते हैं कि भाई यूपीएससी की स्ट्रैटेजी क्या है, एक होता है कि भाई एक हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने का भी क्या तरीका है। इकोनॉमी पढ़ने का तरीका है कि आपको माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी बेसिक फाउंडेशन अच्छी नहीं है तो इकोनॉमिक्स आपको बहुत परेशान करती है, ठीक है। और इस चीज़ के लिए आपके लिए आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी भी है, जो फर्दर मैं अनाउंस करूंगी कि हम लोग एक बहुत अच्छी सीरीज कंप्लीट इकोनॉमी के ऊपर हमारे चैनल के ऊपर भी लेकर आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, उस पर हमारी टीम ज़रूर काम कर रही है। तो अभी के लिए आपको ये बात भी समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज माइक्रो फाइनेंस। क्या होता है माइक्रो फाइनेंस, जरा इसके बारे में देखते हैं हम लोग। सो एक ऐसा इंस्टीट्यूशंस है माइक्रो फाइनेंस जिसमें 2025 के अंदर, अभी चल रहा है 2025 पहला क्वार्टर, आज ही हम शूट कर रहे हैं 31 मार्च 2025 को भी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर के अंदर हमें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की जो ग्रोथ है, ठीक है ना, सिग्निफिकेंट राइज जो पहले एक समय पे हो रहा था वो थोड़ा सा हमें देखने को कम होने को मिला है। क्या फैक्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वो 4 फैक्टर्स जिनकी वजह से हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, वो है सबसे पहला लेंडिंग टू ओवर लेवरेज्ड बोरोवर्स, एक्सेसिव लेंडिंग, हद से ज़्यादा, जब लिमिट से ज़्यादा जाके ये मानकर कि भाई मार्केट में बहुत ग्रोथ होगी अगर ऐसे इंस्टीट्यूशंस को ओपन कर दिया जाएगा, वो एक जो ओवर लेंडिंग करी गई है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक हो गई है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए। दूसरा, डेट वेवर कैंपेन्स, समझते ना, वेव ऑफ कर देना, है ना। तो डेट वेवर कैंपेन्स जो हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस पोर्टफोलियो को अफेक्ट करा। फिर हाई फील्ड स्टाफ एट्रिशन, जो फील्ड स्टाफ है, जो ग्राउंड वर्क करने वाला जो स्टाफ है, उसका एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, जहाँ ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिली स्विच कर लिया। दैट हाई फील्ड स्टाफ एट्रिशन की वजह से भी हुआ। देन ऑपरेशनल चैलेंजेस, इलेक्शंस और एक्सट्रीम वेदर की वजह से। तो लास्ट 2024 लोकसभा चुनाव रहे, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है, भाई वेदर कंडीशन का इंपैक्ट तो हर एक पे, हर सेक्टर पे आपको देखने को मिलेगा, अभी आगे भी हम देखेंगे। सो ऑपरेशनल चैलेंजेस भी रहे हैं इन 2 रीजंस की वजह से। तो ये 4 फैक्टर्स ऐसे रहे जिसकी वजह से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो एक समय पे बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, स्पेसिफिकली 2014 के बाद से, जब से फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करी गई थी, है ना, जनधन योजना आई और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस को ग्रो करा गया, तब से तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की भरमार हो गई थी। लेकिन अभी धीरे धीरे करके हमें देखने को मिला 2025 के पहले क्वार्टर में इसका डिक्लाइन, इसका ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा नीचे हो गया। अगर हम लोग देखें तो इसको ऐसे डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज़ अ प्रोविजन ऑफ क्रेडिट एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, जो छोटी छोटी अमाउंट्स पे क्रेडिट दिए जाते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज दी जाती है, कहाँ पर, रूरल एरियाज के अंदर, सेमी अर्बन एरियाज के अंदर, अर्बन एरियाज के अंदर, जिससे
वो लोग जिन लोगों का इनकम लेवल अभी कम है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी इनकम को इम्प्रूव करने के लिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे काम करते हैं। एक ऐसा इकोनॉमिक टूल है जो प्रमोट करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और साथ में पुअर एंड लो इनकम हाउसहोल्ड्स को गरीबी रेखा से बाहर लाने के ऊपर काम करता है। यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, डोनर्स, प्राइवेट इक्विटी, और इसका जो फंड है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से ऐसी और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो ये माइक्रो क्रेडिट्स प्रोवाइड करवाते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं, जैसे सेविंग्स, इंश्योरेंस और रेमिटेंस। याद रखिएगा ये सब चीजें जो आप पढ़ रहे हैं ना, प्लीज इसे इंश्योर करिएगा कि ये सब चीजें आपको ध्यान रहे बिल्कुल यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। सो आरबीआई इसकी रेगुलेटरी बॉडी है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को जो रेगुलेट कर रही है वो आरबीआई रेगुलेट कर रही है। 2010 में एक कमेटी बनाई गई थी, मलेगाम कमेटी, जो आरबीआई की रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी, जिसने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के फ्रेमवर्क को एग्जॉस्टिवली कवर किया था, देखा था कि ये कैसे वर्क कर सकते हैं। इंडिया के अंदर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का क्या स्टेटस है, जरा एक बार इसे देख लेते हैं। सो यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है क्रेडिट टू द पुअर पीपल विद लो इनकम and assets who face difficulty in accessing the finance from formal banking institution। जहाँ पे लोन डॉक्यूमेंटेशंस की वजह से पास नहीं हो पा रहा है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं, वहाँ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एक बेहतर रोल प्ले करता है। इट एक्ट एज अ पोटेंट टूल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि भाई पैसा कहाँ से मिल सकता है, वो अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, गरीब हैं, इतने ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, तो उन लोगों के लिए भी दिस ऑल्सो वर्क्स एज अ वंडरफुल टूल। Helps persons with little or no asset to access credit as there no need of the collateral। तो कुछ गिरवी भी नहीं रखवाना पड़ता और लोन भी जो है वो मिल जाता है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन एक मेजर इसमें पर्पस है जो आपको देखना है। सो मेजर रोल प्ले करता है वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए भी, एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स का सेटअप को स्केल अप करने के लिए भी काम करता है। मेजर टूल है पॉवर्टी को कम करने के ऊपर और ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करता है। क्या इश्यूज हैं, ये तो हमने बेनिफिट देख लिए है ना, कि ये तो चलो बेनिफिट है, ये बढ़िया है कि मैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से ये सारा जो प्रोविजन है, गरीबों को पैसा मिल जाएगा, माइक्रो क्रेडिट्स मिल जाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप स्मॉल सेटअप्स के लिए पैसा मिल जाएगा। लेकिन कुछ तो चैलेंजेस भी होंगे ना जो ये सेक्टर फेस कर रहा है। सबसे पहले हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट टू एक्सटेंड द सर्विसेज देने के लिए भी वो जो कॉस्ट बेयरिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है। डिफिकल्ट टू सिक्योर दी ऑफर्ड लोन दे तो दिए लेकिन वापस आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि भाई सामने वाले के पास पैसा ही नहीं आया है ईएमआई चुकाने के लिए, पैसा वापस करने के लिए, वो भी प्रॉब्लम है। ट्रांसपेरेंसी, देयर इज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। फिर कोलेटरल भी कुछ नहीं रखवाया इन लोगों ने, तो गिरवी भी कुछ नहीं रखवाया, तो पैसा वापस आता नहीं आता, उसका कोई इंश्योरेंस भी नहीं है। लोन दे रहे हैं हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो जो रेगुलर बैंक्स जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देते हैं उससे ज़्यादा देना पड़ता है इनको कमर्शियल बैंक्स के कंपैरिजन में। भाई देना भी पड़ेगा, कोलेटरल भी कुछ नहीं रखवा रहे हैं और स्मॉल अमाउंट पे फाइनेंसेस भी दे रहे हैं। फिर पुअर पीपल आर रिलक्टेंट, क्योंकि लोग जानते नहीं हैं, ठीक है ना, फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी ज़्यादा नहीं है, जानते नहीं हैं, तो इसलिए वो थोड़े रिलक्टेंट भी हैं, डरते भी हैं। तो ये भी चीज़ है। और गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं इसके लिए वो भी ज़रा देख लेते हैं। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम जो लोन वॉल्यूम को इंक्रीज करने के ऊपर काम करता है। फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म्स, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन प्रोवाइड करने को 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करने के ऊपर भी काम करता है। ओके, सो ये बात भी आप साथ में इसमें ध्यान रखेंगे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माइक्रो फाइनेंस को बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज डी-डॉलराइजेशन। तो अक्सर ये शब्द, ये वर्ड न्यूज में आता रहता है, डी-डॉलराइजेशन, डी-डॉलराइजेशन। अब क्या है जरा आज इसको हम लोग जरा एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि इंडिया किसी भी स्थिति के अंदर इस समय डी-डॉलराइजेशन को परस्यू नहीं कर रहा है। हम नहीं कह रहे हैं कि हम लोग जो भी चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका जो भी पैसा हमारे पास आ रहा है उसको हम लोग डॉलर्स में नहीं लेंगे। हाँ, हम लोग नेबरिंग रीजन्स में इंडियन करेंसी, लोकल करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं, बट हम कोई भी तरीके से डी-डॉलराइजेशन को परस्यू नहीं कर रहे हैं। हमारी डोमेस्टिक करेंसीज हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, बट डी-डॉलराइजेशन को यहाँ पर रिस्क नहीं करा जा रहा है। अब क्या है ये प्रोसेस, इसको समझ लेते हैं। एक ऐसी प्रोसेस जहां पर कंट्रीज रिड्यूस करती हैं अपना रिलायंस यूएस डॉलर के ऊपर। वो नहीं चाहती कि हम हमेशा
यूएस डॉलर के ऊपर, यूएस करेंसी के ऊपर डिपेंडेंट रहें, ठीक है। और मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो हमेशा सिर्फ यूएस डॉलर ही होना चाहिए। आप जानते हैं इस समय स्थिति क्या बन चुकी है, और बहुत सारे नेशंस हैं जो चाहते हैं कि हमारी डिपेंड, इंडिया भी चाहता है कि बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंसी जो इतने सालों तक यूएस ने करी है वो चीज़ अब हट जाए, वो कम हो जाए। क्या रीजंस हैं डी डॉलराइजेशन के अंदर? सबसे पहला रीजन यूएस का सैंक्शंस को इम्पोज करना। लगातार यूएस ने सैंक्शंस को इम्पोज करने की कोशिश करी यहाँ पे, जैसे रशिया के ऊपर यूक्रेन वॉर के दौरान, ईरान के ऊपर, और उसकी वजह से क्या है, अब दूसरे नेशंस इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि भैया व्यापार तो करना है, ट्रेड तो करना है, अब कैसे करेंगे? तो यूएस डॉलर का इस्तेमाल ना करके हम कोई और लोकल करेंसीज का इस्तेमाल करें। नेशंस आर लुकिंग टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन द डॉलर टू मिटिगेट रिस्क एसोसिएटेड विद फ्लक्चुएशंस इन द यूएस मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए, आप जानते हैं कि हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, तो जब भी यूएस स्टॉक मार्केट में उसका कुछ इंपैक्ट आता है, यूएस इकोनॉमी इंपैक्ट होती है, तो उसकी वजह से हर देश जो है वो इंपैक्ट होता है, राइट। तो यूएस की मॉनेटरी पॉलिसीज, जब भी वहाँ मॉनेटरी पॉलिसीज में चेंजेस आते हैं, वो हर एक नेशन को सिवियरली या बेनिफिट में भी इंपैक्ट कर सकते हैं। तो वो जो डिपेंडेंस है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। इट हेल्प्स देम मेंटेनिंग ग्रेटर कंट्रोल ओवर देयर ओन इकोनॉमिक पॉलिसीज। एक स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर कैन लीड टू हायर कॉस्ट फॉर इंपोर्ट्स डेफिनेटली एंड डेट रीपेमेंट्स इन अदर कंट्रीज एक्सैस्परेटिंग द इकोनॉमिक चैलेंजेस। जब यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है और उसके कंपैरिजन में कोई दूसरी करेंसी वीक होती है, तो भैया वहाँ पे संभावना जो है वो इंपोर्ट की वजह से बहुत ज़्यादा हमारे लिए स्थिति खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि पैसा ज़्यादा देना पड़ता है। जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है यूएस डॉलर, तो उसकी वजह से कॉस्टिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। राइज ऑफ द अदर मेजर इकोनॉमीज जैसे चाइना, वो नहीं चाहते कि हम लोग यूएस डॉलर के अंदर फर्दर ट्रेड भी करें। ब्रिक्स नेशंस ने भी डिस्कस करा है इस बारे में कि हम लोग एक शेयर्ड करेंसी का इस्तेमाल करेंगे टू फैसिलिटेट ट्रेड अमंग मेंबर कंट्रीज एंड रिड्यूस द रिलायंस ऑन दी यूएस डॉलर। एडवांटेजेस क्या होंगी अगर हमने डी डॉलराइजेशन करा? तो इसकी एडवांटेजेस क्या होंगी? सबसे पहले डिपेंडेंसी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना। तो यूएस डॉलर के ऊपर अभी जिन कंट्रीज की डिपेंडेंसी है वो कम होने लग जाएगी और मिटिगेट करेगी पॉलिटिकल चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए पर्टिकुलर नेशंस के अंदर। साथ में कंट्रीज कैन रिड्यूस देयर एक्सपोजर टू करेंसी फ्लक्चुएशंस। जैसे जैसे करेंसी फ्लक्चुएट होती है, हमारे यहाँ पे भी सिस्टम सारा बिगड़ जाता है, फिर इंटरेस्ट रेट भी हमारे को उसी के हिसाब से रखना पड़ता है। तो यही जो करेंसी फ्लक्चुएशन है वो किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है ना, है ना। वो इकोनॉमी को कितना ज़्यादा वॉलेटाइल बना देती है। तो जो करेंसी फ्लक्चुएशंस है वो रिड्यूस हो जाएंगे, जिससे इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी और फाइनेंशियल रिस्क जो है वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। कंट्रीज अपने ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर सकती हैं अगर वो खुद अपनी लोकल करेंसीज के अंदर ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली, और वो इन्फ्लुएंस भी यूएस मॉनेटरी पॉलिसी पे भी कम हो जाएगा। ओके, सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द डी डॉलराइजेशन, हाईली एक्सपेक्टेड। हो सकता है आपसे पूछ ले, तो प्लीज इसे ध्यान रखिएगा। अब हम लोग 5 पॉइंट्स तो यहाँ पे कवर कर चुके हैं, है ना। और अभी तक आपने देखा होगा कि हम लोगों ने इसमें एसेंशियल चीज़ें हैं उनको पढ़ा है। और मुझे पता है कि इस पूरे दौरान जब आप पढ़ रहे होंगे ना, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये थॉट भी आ रहा होगा कि इतना सारा कैसे पढ़ेंगे, कैसे रिवाइज करेंगे, बहुत कुछ पढ़ना है। तो देखिए, एक सिंपल सी बात है, पेशेंटली आपको चीज़ें समय करनी पड़ेंगी और डिसिप्लिन के साथ करनी पड़ेंगी, ठीक है। 2 महीने भी नहीं बचे हैं अब तो हमारे पास। 25 मई को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। कुछ अप्रॉक्सीमेटली अब आपके पास 50 डेज़ के आसपास का समय है। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे शायद उससे और भी ज़्यादा कम हो जाए, लेकिन एक टारगेटेड अप्रोच, एक डेडिकेटेड टाइम टेबल बनाइए और इस समय ना सबसे ज़्यादा फोकस करिए सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के ऊपर। जितना पढ़ा है पूरे साल भर में, अब बस उसे रिवाइज करो। अब इस समय नई चीज़ें पढ़ने का आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। एक सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट अपना मैनेज करो। और जो भी लोग, स्पेशली एक बात मैं ज़रूर यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, वो लोग जो बिल्कुल रात भर पढ़ते हैं और दिन भर सो रहे हैं और फिर रात भर पढ़ रहे हैं, प्लीज़ अपनी टाइम क्लॉक को, थोड़ा अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को ठीक करिए इस समय। क्योंकि एग्ज़ाम देने तो सुबह ही जाना है ना, सुबह 9 बजे ही जाना है एग्ज़ाम देने के लिए, और उसी टाइम फ्रेम में आपको टाइम पे एग्ज़ाम देना है। तो 9:30 से 11:30 एग्ज़ाम देना है, 2:30 से 4:30 एग्ज़ाम देना है। तो प्लीज़ सबसे पहले अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को ठीक करिए, कम बैक टू दी नॉर्मल रूटीन। अब सुबह उठ के पेपर प्रैक्टिस करना शुरू करो। वो जो समय है ना आपके पास 9:30 से 11:30 का, उस बीच में बैठ के अपना पेपर प्रैक्टिस करो, अपने माइंड को ट्रेन करो कि आपको उस समय MCQs को सॉल्व करना है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट द ट्रेनिंग। और दूसरी बात, अगर आप पढ़ रहे हैं इस समय तो प्लीज़ डेडिकेटेडली, पेशेंस के साथ पढ़ो, डिसिप्लिन के साथ पढ़ो। इस समय कोई इफ बट कुछ नहीं, सिर्फ फोकस्ड होकर इस समय अपने एग्जाम पे तैयारी करो।
बाकी सब चीज़ अब 25 मई के बाद देखेंगे। इस समय सिर्फ पढ़ने पे फोकस करो, रिवीजन करो, मैक्सिमम पॉसिबल रिवीजन करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें, उनको देखो, जो टेस्ट लिखे हैं अभी तक उनको देखो। टेस्ट लिखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो प्लीज़ अगर अभी तक भी टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं करी है तो प्लीज़ 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 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक टेस्ट देंगे नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नहीं, अपना आंसर्स को इवैल्यूएट करेंगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि कितना ज़्यादा अच्छा कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, सो चलो 5 टॉपिक्स कर लिए, अब आगे हम लोग 6th टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज अबाउट दी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो इंटरनेशनल रिलेशंस जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रीवियस यूट्यूब वीडियोस के अंदर, उसके अंदर मैंने आरसीपी के बारे में बताया था, वहां मैंने बायलैटरल रिलेशंस के हिसाब से कवर किया था। आज मैं थोड़ी चीज़ें इकोनॉमिक के हिसाब से ही बताऊंगी, और अगर नहीं देखिए ना वीडियोज़, पहले जाकर उनको देखो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल रिलेशंस पे, फिर इसको कंटिन्यू करो आगे। तो आरसीपी के बारे में देखेंगे तो इंडिया, अब ये हमारे कुछ ऐसे यहाँ पर नीति आयोग के जो हमारे सीईओ हैं सुब्रमण्यम सर, उनका ये मानना है कि इंडिया को आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, और साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का मेंबर होना जरूरी है। अभी इंडिया आरसीईपी का मेंबर तो नहीं है। सुब्रमण्यम जी ने इस चीज़ पे एम्फेसाइज करा है कि इंडिया को ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनना पड़ेगा, और आरसीपी तो भैया बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हमने उसको क्विट किया था बिकॉज ऑफ द चाइनाज एक्सेसिव ऑफ इंटरफेरेंस एंड सम ऑफ द अदर पॉलिसीज एज वेल, जो हमने इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ी हुई है। प्लीज उसको वहां पे जाके कवर करिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 70% ऑफ द वर्ल्ड का जो ट्रेड है वो कहाँ से होता है, वो ग्लोबल सप्लाई चेन का, वो मेजर इसी वाले बेल्ट से ही आपका हो रहा है। मेन हाईलाइट्स में अगर हम लोग देखें तो आरसीपी में 15 एशिया पैसिफिक के नेशंस हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार ये सारी कंट्रीज आप पढ़िएगा और अपने नोट्स में ऐड भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो कलेक्टिवली ये कंट्रीज 30% वर्ल्ड का जीडीपी होल्ड करती हैं, जहां से हमारा जीडीपी है, ट्रेड है, पॉपुलेशन की बात करें। सो आरसीपी लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है ग्लोबली अगर हम लोग बात करें यहाँ पे। ठीक है, की फीचर्स जिनके ऊपर ये काम करता है दैट इज ट्रेड लिबरलाइजेशन, मतलब सभी नेशंस जो 15 के 15 नेशंस हैं वो लिबरलाइज मैनर के अंदर एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। मार्केट एक्सेस, एक दूसरे की कंट्रीज की मार्केट को कंप्लीटली एक्सेस कर पाते हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं नेशंस को, और साथ ही साथ इकोनॉमिक कॉपरेशन मिलता है। साथ ही साथ टैक्स एवेजन के ऊपर ही बात करते हैं कि भैया टैक्स एवेजन नहीं होना चाहिए। कई कंट्रीज के तो इंडिया ने इंडिविजुअली भी डीटीए को साइन करा हुआ है यहाँ पे। इनिशियली इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था आरसीपी के नेगोशिएशंस के अंदर, बट बाद में 2019 में हमने विड्रॉ कर लिया था क्योंकि हमारे कंसर्न्स थे कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा स्थिति में बढ़ सकता है यहाँ पे। सो लेकिन आज भी आरसीपी इज ओपन फॉर इंडियाज फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के हिसाब से, सर्वे के हिसाब से, इंडिया हैज़ बेनिफिट फ्रॉम यूएस ट्रेड रीरूटिंग अवे फ्रॉम चाइना। आप जानते हैं इस समय बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इस बारे में बोल रही है कि हम चाइना में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, है ना। और रीज़न है क्योंकि चाइना देखिए वर्ल्ड का सबसे मेजर सप्लाई चेन जोन है, लेकिन वो चाहते हैं कि चाइना में फर्दर इन्वेस्टमेंट हो, इसलिए चाइना से हटकर दूसरी नेशंस के अंदर, ताइवान के अंदर, वियतनाम के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है। इंडिया उतना बेनिफिट नहीं उठा पाया उस चीज़ का, तो बोल रहे इंडिया बहुत ज़्यादा गेन कर सकता था लेकिन हम उतना गेन नहीं कर पाए जितना दूसरे नेशन जैसे वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ताइवान ये गेन कर पाए हैं। अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक और इंडिया ने मिस करी है स्ट्रैटेजी, दैट इज चाइना +1 अपॉर्चुनिटी, जिसके ऊपर हमें मेजरली फोकस करना चाहिए और हमें आरसीईपी और कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को ज्वाइन करना। अब ये चाइना +1 स्ट्रैटेजी क्या है, जिसको C+1 भी बोलते हैं, एक ऐसी बिजनेस स्ट्रैटेजी जिसमें कंपनीज आज के समय पर अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाहती है। वो कह रहे हैं कि हम चाइना में अपनी, देखिए चाइना में एक समय में ना चीप लेबर मिल जाती थी, आज वहाँ पे चीप लेबर्स नहीं है, ठीक है ना। एक तो पॉपुलेशन का बहुत बड़ा वहाँ पे प्रॉब्लम हो चुका है क्योंकि मेजरली एल्डरली पॉपुलेशन आ चुकी है, तो वहाँ पर एक्टिविटीज़ भी अगर आप देखेंगे धीरे धीरे थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग में स्लो हो रही है। बट हाँ, बहरहाल चाइना क्योंकि बहुत ज़्यादा रोबोटिक्स के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है, तो वो कुछ ना कुछ तो तरकीब निकाल लेगा अपने यहाँ पे इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए भी। प्राइमरी गोल जो है वो क्या चीज़ है, डिपेंडेंसी जो चाइना के ऊपर थी उसको कम करना, इसलिए C+1 स्ट्रैटेजी इसके लिए लेकर आए हैं, जिसपे सिंगल किसी कंट्री के ऊपर हमारी रिलायंस ना रहे, कोई भी दूसरी कंट्री जो है वो किसी दूसरी कंट्री के ऊपर सप्लाई चेन को लेकर रिलायंट ना। और आज वर्ल्ड में मेजरली अगर आप कंट्रीज देखेंगे सप्लाई चेन को लेकर चाइना पे डिपेंडेंट है। राइजिंग लेबर कॉस्ट है चाइना के अंदर भैया, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पहले यंग जनरेशन थी, अभी जनरेशन जो है वो ओल्डर स्टेट पे आ चुकी है, तो कंपनीज बोल रही है वी नीड टू रीलोकेट। और बांग्लादेश की स्थिति आप जानते हैं हमारे पड़ोस में,
वहाँ पे चीप लेबर हुआ करती थी, लेकिन वहाँ पे स्थिति अभी बेहतर नहीं। इंडिया इसका फ़ायदा उठा सकता है, इंडिया इस चीज़ को कम्प्लीटली मॉनिटर कर सकता है कि वो कैसे इंडिया अपने यहाँ पर इस इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आ सके। सो दिस इज़ अ चाइना +1 स्ट्रैटेजी, जिसके ऊपर डेफिनेटली इंडिया को फोकस करना चाहिए अपने यहाँ पे ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को इंक्रीज करने के लिए। ओके, सो दिस इज अबाउट दी RCEP। और अकॉर्डिंग टू दी CEO ऑफ नीति आयोग, क्यों हमें RCEP को या फिर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांस पैसिफिक ट्रीटी को ज्वाइन करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक फॉर द टुडेज लेक्चर वी हैव इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, MSMEs। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन देखते हैं। माइक्रो एंटरप्राइजेस किसे कहते हैं? ऐसी एंटरप्राइजेस जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक का है और टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक की है। स्मॉल किसे कहते हैं? जिनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए तक का है और टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक की है। और इसके बाद नेक्स्ट मीडियम एंटरप्राइजेस किसे कहते हैं? जिसका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ का है और टर्नओवर उसका 250 करोड़ से ज्यादा का है। हमारे लिए माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सिग्निफिकेंट क्यों हैं? तो जरा इन्हें एक बार देखते हैं। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, MSME सिग्निफिकेंटली हमारे GDP में कॉम्प्लीमेंट करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती हैं और एक्सपोर्ट के अंदर मेजरली बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया में नियरली 30% हमारी GDP जो है वो इसी से कंट्रीब्यूट होती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रही है, मिलियंस ऑफ पीपल आर बीन एम्प्लॉयड इन दी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। साथ ही साथ इन एंटरप्राइजेस के अंदर इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स भी जो है वो भी जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को भी बनाया जा रहा है। डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन, MSME संबद्ध पोर्टल, इनके थ्रू ये भी क्योंकि डिजिटाइज होते जा रहे हैं। चैंपियंस प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर प्रोवाइड्स हैंड होल्डिंग सपोर्ट्स टू MSME एंड न्यू एंटरप्रेन्योर्स। जो लोग नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स सीख रहे हैं इस समय, उन लोगों के लिए भी चैंपियंस पोर्टल को भी यहाँ पे डिवाइस किया गया है। ओके, सो ये बात आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो क्या डेफिनेशन है और गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वी हैव इज 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है जरा इसके बारे में देखते हैं। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है आपका 6000 करोड़ रुपीस का कॉर्पस फॉर 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन। क्या है ये? सेंटर का एम है कि जितने भी डिसएंगेज या डिसएग्रीगेटेड हमारे स्टडीज मटेरियल है, वो जर्नल्स हैं, उनको एक जगह पे एक्सेस करवाया जाए, जहां पर बच्चे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, सबसे पहले तो एक्सेसिबिलिटी इसमें वहीं पे दी जाएगी, बट लोगों को एक ही जगह पे सारा का सारा डेटा जो है, मटेरियल जो है वो इकट्ठा होकर मिल जाए। सो इट विल अनेबल द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू दी हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू एक्सेस थाउजेंड्स ऑफ जर्नल्स ऑन 1 प्लेटफॉर्म। 1 जनवरी 2025 से इसको लॉन्च कर दिया गया है। यहाँ पर एक एजेंसी है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, इन्फ्लीबिट हैज बीन डिजाइंड एज एन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर इट्स इनिशिएटिव। ठीक है ना, इस इनिशिएटिव के लिए हो सकता है डायरेक्ट पूछ लें व्हाट इज इन्फ्लीबनेट, तो ये ध्यान रखना कि व्हाट इज दिस टर्म, ये डायरेक्ट पूछते हैं, दिस इज इन न्यूज, तो ध्यान रखना। सेंट्रल गवर्नमेंट नेगोशिएट करेगी 1 सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस को लेकर। अभी डिफरेंट 30 डिफरेंट पब्लिशर्स हैं और 6000 करोड़ रुपीस का कॉर्पस है जो लॉन्च किया गया इसमें। अब नीड क्या है, क्या जरूरत थी 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन की? हमें क्या जरूरत थी, है ना, कुछ तो इसकी नेसेसिटी होगी। तो पहली चीज, ये बेस्ट स्कॉलरली जर्नल्स जो 55 लाख से लेकर 1.8 करोड़ स्टूडेंट्स तक ये एक्सेस कर पाएंगे, लोग इसे, इतने लोग इसे एक्सेस कर पाएंगे, है ना, वो सब एक जगह पे मिल जाएगा। अब इधर उधर मटेरियल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जितने भी फैकल्टीज हैं, रिसर्चर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च बॉडीज़ हैं, वो सब एक जगह पे एक सिंगल सोर्स से जाकर यहाँ पे इसको देख सकते हो। Tier 1, Tier 2, Tier 3 सभी सिटीज़ में ये एप्लीकेबल होगा। दूसरा, डुप्लीकेशन नहीं होगा जनरल सब्सक्रिप्शंस का, ठीक है, डिफरेंट लाइब्रेरी कंसोर्टिया होगा, इंडिविजुअल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को दिया जाएगा और एक्सपेंडिचर को भी साथ साथ रिड्यूस करेगा हमारे, ठीक है, तो इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट रही है। थर्ड, सिंगल सब्सक्रिप्शन है, सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, दोनों के लिए ही यहाँ पे सिंगल सब्सक्रिप्शन रहेगा। फोर्थली, सेंटर को इंसाइट्स मिलेंगे कि कौन से जर्नल्स को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, किसको ज़्यादा वो लोग डाउनलोड कर रहे हैं, और वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में भी उनकी हेल्प करेगा कि लोगों का रुझान किस तरफ ज़्यादा, रिसर्च में ज़्यादा है या स्टेम एजुकेशन के अंदर ज़्यादा है, किस तरीके की एक्टिविटीज़, किस तरीके के जर्नल्स को लोग ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टीचर्स, स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स सबके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल हो सकता है। तो आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो देखेंगे, इसको यूज़ करेंगे तो पता चलेगा भी कैसे और बेहतर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, दैट इज ग्रीन वॉशिंग।
है ना। तो सभी लोगों ने वाइट वॉशिंग तो सुना होगा, है ना। अब ग्रीन वॉशिंग देखते हैं ज़रा क्या होता है, ठीक है। तो ज़रा एक बार इसको देखते हैं। ग्रीन वॉशिंग बेसिकली टेंडेंसी अगर हम लोग देखें, क्योंकि आज के समय पे हर कोई जो है वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात ही कर रहा है बस, है ना। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करिए, उसे कंजर्व करिए, कुछ नई टर्म्स आ गई हैं, सस्टेनेबल के बारे में बात करिए, बस लोग उन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। बट एक्चुअली में जो इन चीज़ों पे काम नहीं कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ग्रीन वॉशिंग कर रहे हैं। तो ग्रीन वॉशिंग का मतलब है ग्रोइंग टेंडेंसीज ऑफ कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन या कंट्रीज का, जहाँ पे वो फेक क्लेम्स लेकर आते हैं, डूबियस क्लेम्स लेकर आते हैं, अपनी एक्टिविटीज़, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को ऐसा बताते हैं कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, बट एक्चुअली में नहीं है। जैसे 2015 में फॉक्सवैगन का स्कैंडल हुआ था, तो उनका जो केस था, वो स्कैंडल जो था वो इंजन को लेकर था, वो सामने आया तो पता चला कि भैया कहते तो हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली है बट नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स हैं जो ग्रीन वॉशिंग के साथ अटैच है, इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ग्रीन हशिंग, व्हेन अ कंपनी या और फर्म अंडर रिपोर्ट और विदहोल्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट द सस्टेनेबिलिटी गोल्स और प्रोग्रेस। जब कंपनी जो एक्चुअल सिनेरियो उसे नहीं बताती और उसकी बजाय कुछ और डॉक्यूमेंट देती है, और जो एक्चुअल पोल्यूशन का सिनेरियो हो सकता है या जो नुकसान वो एनवायरनमेंट को पहुंचा सकते हैं वो नहीं बता रहे हैं, वो हाइड कर रहे हैं डिटेल्स को, उसको ग्रीन हशिंग कहते हैं। ग्रीन क्राउडिंग, हाइड करना, क्राउड में जाकर छुप जाना, अपनी आइडेंटिटी को छुपा लेना, जिससे क्राउड जो है वो दिख रहा है तो अपनी आइडेंटिटी छुप जाए और पता ना चल सके कि भाई हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। हाइडिंग इन अ ग्रुप और अ क्राउड टू अवॉइड द अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, जो स्पॉट ना हो सके। फिर उसके बाद ग्रीन शिफ्टिंग, कंपनी का ऐसा एक्ट टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई सस्टेनेबल मेजर्स है तो वो हम थोड़ा ना करेंगे, वो तो कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंट है, हमने तो प्रोडक्ट बेच दिया, अब उसके बाद मेंटेन करने का काम कस्टमर का है। उसको कहते हैं ग्रीन शिफ्टिंग, अपने सिर की बात किसी और के ऊपर डाल दी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर ग्रीन लाइटनिंग, कंपनी जो है वो स्पॉटलाइट्स अ स्पेसिफिक सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव अंडरटेकन बाय द डिस्ट्रैक्ट अटेंशन अवे फ्रॉम डैमेजिंग दी एक्टिविटीज। तो यहाँ पे क्या है, जो फोकस एरिया है वहां से हटके किसी और बात में लोगों को, जनता को डिस्ट्रैक्ट करना। और ग्रीन लेबलिंग, ये तो सबसे ज्यादा कॉमन चल रहा है आज के समय में। मार्केटिंग द टैक्टिक अडॉप्टेड बाय द कंपनीज टू लेबल देयर प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट्स उसके आगे ऑर्गेनिक लिख दो, बस लगेगा कि हाँ हाँ ये तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई पेस्टिसाइड नहीं है, इसमें तो कोई केमिकल्स नहीं है। तो दिस इज ग्रीन और सस्टेनेबल है, बट क्लोजर एग्जामिनेशन से पता चलता है कि सबसे ज्यादा नुकसानदायक हैं ये प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। जैसे कोई भी आप प्रोडक्ट उठा लीजिए, कभी कभार आप देखेंगे कोई प्रोडक्ट हम लोग उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो सामने तो लिखा होगा हेल्दी, और पीछे जैसे इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो पता चलेगा इसमें तो कुछ हेल्दी के नाम पे कुछ नहीं है भैया। तो वो क्या है, आपकी ग्रीन लेबलिंग हो गई है, ठीक है। तो ये टर्म्स ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल दीज टर्म्स, ग्रीन हशिंग, ग्रीन क्राउडिंग, ग्रीन लाइटनिंग, ग्रीन लेबलिंग, एवरी ग्रीन, ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे वी हैव इज डिजिटल भारत निधि। ऐसा इनिशिएटिव जो इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है टेलीकॉम एक्टिविटी के लिए, रूरल और अर्बन एरियाज को कनेक्ट करने के लिए, अंडर रिजर्व्ड एरियाज, रूरल एरियाज को कनेक्ट करने के लिए। क्या ऑब्जेक्टिव है, कनेक्टिविटी को एनहांस किया जाएगा, डेफिनेटली वाइड स्प्रेड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस दिया जाएगा आपकी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, टारगेटेड एक्सेस है। तो यहाँ पे वुमेन्स को, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड सेक्शंस जो है उन लोगों को टारगेटेड फोकस दिया जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो फंड्स लगाए जाएंगे जिससे सर्विसेज बेहतर बनाई जा सके, टेक्नोलॉजी और बेहतर करी जा सके, प्रोडक्ट्स और बेहतर करे जा सके, उनके ऊपर काम करा जाएगा इसमें, ठीक है। प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स जिसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है, जैसे भारत नेट, तो उसमें ग्राम पंचायत के एरियाज को अक्रॉस द इंडिया कनेक्ट करा जाएगा। 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट, 4G की कवरेज इंक्रीज करी जाएगी अनकवर्ड विलेज, रूरल और रिमोट एरियाज के अंदर भी। मोबाइल सर्विसेज दिए जाएंगी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। समरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल, OFC कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाई जाएगी, जैसे चेन्नई टू अंडमान निकोबार आइलैंड्स और बिटवीन कोची एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स, तो वो कनेक्टिविटी बिल्ड करवाई जाएगी थ्रू डिजिटल भारत निधि स्कीम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज ध्यान रखना। फीचर्स ऑब्जेक्टिव्स काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको जरूर ध्यान रखना। सो स्टूडेंट्स, हमने आज के इस टॉपिक के अंदर इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स कवर करें, एंड आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको बेस्ट पॉसिबल वे में से एक्सप्लेन कर सकूं। साथ में ही मैं आपसे ये बात बोल रही हूँ कि भाई ये UPSC की दौड़ जो है ना वो लंबी है, तो इसीलिए पेशेंस रखना, डिसिप्लिन रहना, कंसिस्टेंट रहना, ठीक है, और अपनी तरफ से अपना 100% इस समय देना। बाकी
हम आपके लिए यहाँ पे पूरी मदद आपके साथ कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप इस सीरीज़ को देखें, आप तक ये हमारे लेक्चर्स पहुँच सके। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके साथ आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ उनको भी ये वीडियो सर्कुलेट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे हमें भी पता रहे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमारे कंटेंट को कितना इस समय पसंद कर रहे हैं। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना कि आपको हमारा ये जो कंटेंट है वो कैसा लग रहा है और क्या चाहते हैं आप, हम आपके लिए वही उस तरीके का और कंटेंट भी लेकर आएंगे। ओके, सो कीप स्टडिंग, अच्छे से बिल्कुल ज़ोरदार तरीके से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, जीत जान लगाकर, और फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ नई वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एवरीवन, कीप स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।